Hello everyone. Welcome back to my channel, Void to Wallet by C. Vishwanath Sharma. I hope you have already seen my lecture with respect to the important questions for your CA Foundation May 2026 attempt. This lecture basically is with respect to those topics, revision of those topics for your exam. So yeah, let's get started. I know I'm a bit late, but ठीक है, मैं थोड़ा सा occupied था, but अब मैं इसको upload कर रहा हूँ. तो फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं इस वीडियो को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ. द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट यू कैन सी इज कंटेन्स बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008 एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ये चारों टॉपिक्स बेसिकली मैं इस वीडियो में कवर करूंगा. जो मेरा अगला वीडियो होगा विच इज बेसिकली बी कमिंग टुमारो, उसके अंदर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सोगा एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली कवर हो जाएगा. अगर थोड़ी सी वेटेज की बात करें तो व्हाट आई कैन सी इज, सर पूरे चैप्टर का वेटेज की मैं बात करूं ऑफ दीज टू पार्ट्स, आई कैन सी पार्ट वन का टोटल वेटेज इज अराउंड 53 मार्क्स एंड पार्ट टू का टोटल वेटेज इज अराउंड 67 मार्क्स. मेरे जो क्वेश्चंस है जो मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है आपकी एग्जाम के लिए, उसके वेटेज की बात करें अगर एक्सपेक्टेड, सो इस वीडियो का बेसिकली 30 to 35 मार्क्स, और जो मैं सेकंड वीडियो कल अपलोड करूंगा उसका वेटेज अराउंड 45 to 50 मार्क्स. ठीक है. सो इस तरह से दोनों वीडियो बेसिकली रहने वाला है आपका. हम फटाक से पार्ट वन की बात करेंगे, आज की बात करेंगे जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, विच बेसिकली कंटेन्स कंपनीज एक्ट. माय फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. आपके सामने ये रहा सर, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मैंने दिए थे आपके एग्जाम के लिए, उन सबका अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो मेरे सामने बेसिकली कंपनीज एक्ट है, पहला चैप्टर जहां से हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं. और द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट आई कैन सी इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. मैंने उस इमेज को स्ट्रैटेजिकली जानबूझ के डाला हुआ है जिससे आपको टॉपिक फटाक से याद हो जाए. हमारी भाषा में अगर इसको हम डिस्कशन करने की बात करें तो द वर्ड बेसिकली इज औकात. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अगर हम मॉड्यूल के लैंग्वेज के अंदर बात करें, ऑब्वियसली इट सेज बियॉन्ड पावर्स. When I happen to say beyond powers, I'm basically wanting to say, sir, MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके अगर आप कुछ काम करते हो, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स. हमारी भाषा में समझने के लिए औकात के बाहर जाना. अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आपको ऑब्वियसली एग्जाम में मेंशन करके आना है अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो, विच इज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. कि आपको एग्जाम में लिख कर आना है इस टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर. दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं अगर, द समरी ऑफ होल ऑफ अल्ट्रा वायर्स टॉपिक इज बेसिकली, सर अगर आप कोई एक्ट करते हो, अगर आप कोई काम करते हो जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है या स्टैच्यूट मतलब लॉ के बियॉन्ड है, उसको अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है. एंड अल्टीमेटली इट इज नल एंड वॉइड, दैट इज देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली. सेकेंड पॉइंट की बात करूं सर, अगर आपने कोई एक्ट करा है जो अल्ट्रा वायर्स है कंपनी के, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स. इट इज वॉइड एंड इट विल रिमेन वॉइड. कुछ टेक्निकल वर्ड्स की बात कर लो अगर, अज्यूमिंग आपको नहीं आता होगा, सर रेटिफाई का मतलब बेसिकली होता है ठीक करना. नल एंड वॉइड बेसिकली मींस जीरो. आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. सर अगर आपने कोई ऐसा किया है जो डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर्स है बट कंपनी के इंट्रा वायर्स है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए. सर डायरेक्टर की पावर थी टू बोरो द लोन अप टू 5 करोड़ फॉर अ कंपनी. ये डायरेक्टर की पावर थी. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सर, कंपनी के पास पावर थी लोन लेने की बेसिकली 10 करोड़. अब डायरेक्टर लोन लेता है 7 करोड़ का. नाउ द फिगर ऑफ दिस 7 करोड़ इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी. अरे हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली इट इज इंट्रा वायर्स. तो अगर कोई ऐसा एक्ट है तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स, उसको ठीक किया जा सकता है. द लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली इज, सर अगर कोई एक्ट है जो अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है, उसको भी रेटिफाई किया जा सकता है बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली 75% और मोर वोट्स. सी इंटर में आप बेसिकली सीखेंगे. ठीक है. फिर एक बहुत ही प्यारा चार्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा या शायद डीप में नहीं पढ़ा होगा, हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सर एक लेंडर है, बैंक सपोज, उसने एक लोन दिया कंपनी को, और वो जो लोन दिया दैट वाज अल्ट्रा वायर्स. ठीक है. लेट्स से कंपनी लोन नहीं ले सकता था पर लेंडर ने दे दिया इन अल्ट्रा वायर्स एक्ट. अब क्या होगा सर? फर्स्ट पॉइंट, सर नॉर्मल केस में तो वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा लैंडर मतलब बैंक, बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर्स. आपकी गलती है कि आपने कंपनी को लोन ही क्यों दिया. ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. बट सर जस्ट बिकॉज हमने एक गलत काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पैसा कंपनी का हो जाएगा.
दैट बेसिकली मीन्स सर अगर कंपनी ने अब तक उस दिए हुए पैसे को खर्च नहीं करा है, इट हैज नॉट बीन स्पेंडेड, इन दैट केस मैं एज अ लेंडर कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले आऊंगा, विच बेसिकली मीन्स स्टे ऑर्डर ले आऊंगा और कंपनी को वो पैसा खर्च करने नहीं दूंगा अगर अब तक नहीं खर्चा करा है तो, एंड अल्टीमेटली पैसा वापस मेरे पास आ जाएगा, वो पैसा कंपनी का नहीं हो जाता। ठीक है। सेकेंडली सर अगर कंपनी ने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया है फॉर मीटिंग लॉफुल डेट्स, तो अगेन सबरोगेशन जैसा कोई टॉपिक आपने पढ़ा होगा, इट कैन अगेन बी रिकवर्ड बिकॉज वो ट्रेसेबल है। द लास्ट वर्स्ट केसेस सर अगर आपने एज अ लेंडर वो पैसा दिया कंपनी को और कंपनी उसको खर्चा किया और वो ट्रेसेबल नहीं है, फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। बट इन एनी गिवन सिनेरियो एज अ लेंडर आपके पास एक रिकोर्स है, एक ऑप्शन है आपके पास, दैट आप उस कंपनी के डायरेक्टर को बेसिकली सू कर सकते हो फॉर रिकवरी ऑफ द मनी। दिस इज होल अबाउट अल्ट्रा वायर्स जो आपको बेसिकली आना चाहिए। एग्जाम के जो पास क्वेश्चन है वो सारे मैंने बेसिकली इस में ही कवर कर लिए। ठीक है। मैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ रहा हूँ, दैट इज टुवर्ड्स माय सेकंड टॉपिक विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, एक बार में समझ में आ जाए ऐसा एग्जांपल दूंगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज माय गारंटी। बस मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया है कि इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, बेसिकली आई कैन सी इट एज राकेश रेस्टोरेंट। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने। एंड यहाँ जाने से पहले हमने बेसिकली फोन किया राकेश रेस्टोरेंट के अंदर कि यार वी आर बेसिकली ग्रुप ऑफ 5 जो आपके रेस्टोरेंट में आने की प्लान कर रहे हैं आज रात को, एंड वी आर ब्राह्मण्स, वी आर प्योर वेजिटेरियंस, सो वी वुड लाइक टू हैव वेजिटेरियन फूड, सो प्लीज काइंडली एंश्योर दैट वी आर सर्व्ड विथ वेजिटेरियन फूड। ऐसा आपने रेस्टोरेंट में इन्फॉर्म कर दिया एंड आप बेसिकली रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे बुफे का सिस्टम था। जैसे आप रेस्टोरेंट पहुंचे, आपने ये देखे कितना अच्छा अच्छा खाना है, आपने बेसिकली बुफे खाना स्टार्ट किया। द वेरी फर्स्ट आइटम दैट यू सॉ वाज बेसिकली लेट्स से वेजिटेरियन, 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 एंड सडनली यू सॉ मेनी आइटम्स लाइन इन ओवर देयर विच वर नॉन वेजिटेरियन। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, आपके हाथ में जो थाली थी आपने उसको फेंक दिया। ठीक है, एकदम गुस्से में कि यार ऐसा कैसे, मुझे नॉन वेज फूड कैसे दिख सकता है मुझे, यहाँ पे चिल्लाने लग गए। भाग के वहां से मैनेजर आया। ठीक है, मैनेजर ने पूछा आपसे सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। आपने उसको पूरी स्टोरी बताई कि यहाँ पे आने से पहले हमने आपको क्लियरली बोला था कि हम बेसिकली वेजिटेरियन फूड खाने आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे नॉन वेज फूड कैसे रख सकते हो। रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है सर हमने माना कि आपने हमें ऐसा इन्फॉर्म किया था कि आप वेज फूड खाएंगे, बट देन वेज का सेक्शन अलग है, नॉन वेज का सेक्शन अलग है। आपको वेज खाना है, वेज खाइए, इग्नोर द नॉन वेज पार्ट। आपने बोला नहीं, नॉन वेज है ही कैसे यहाँ पे, जब मैंने आपको फोन पे बोला था मैं वेज खाऊंगा। मैनेजर बोलता इधर इधर, तू अंदर कहां से आया। आपने बोला यहाँ से सर, ये जो एंट्रेंस है मैं यहाँ से अंदर आया। मैनेजर ने बोला देख क्लियरली देख, हमारे वहां पे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट वी हैपन टू सर्व वेज एज वेल एज नॉन वेज फूड। तो आप जब अंदर रेस्टोरेंट में घुसे थे, आपने वही चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों मिलता है। एंड आपको अगर नॉनवेज से दिक्कत थी तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, हमने तो क्लियरली मेंशन करा हुआ है ना कि वी हैपन टू सर्व बोथ द वेज एंड नॉनवेज थिंग। आपने बोला नहीं नहीं ऐसा कैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, एंड आप आर्ग्यू करने लग गए। कितना ज्यादा ऑब्वियस है यहाँ पे मैनेजर सही है और आप गलत हो। ये आपकी गलती है कि आपने अंदर जाने से पहले नहीं देखा नोटिस बोर्ड पे क्लियरली जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों मिलता है। अगर आपको मेरा ये एग्जांपल समझ में आया तो आपको मेरा कंपनी से एक वाला एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा, जो बात कर रहे हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है, अगर आप एज एन आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो ये एज एन आउटसाइडर आपका ड्यूटी है कि आप कंपनी का एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों को पढ़ लो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 399 आपने शायद कहीं सुना होगा, एंड it can be basically be inspected by anyone on payment of nominal fees। तो ये आउटसाइडर का ड्यूटी है कंपनी से डील करने से पहले कि वो कंपनी का एमओए पढ़ ले। बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो क्या बोलता है कि सर हम तो ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आउटसाइडर ने एमओए एओए पढ़ भी लिया, और सिर्फ पढ़ ही नहीं लिया, समझ भी लिया। नाउ इन केस आउटसाइडर ने नहीं पढ़ा या नहीं समझा, ये आउटसाइडर का प्रॉब्लम है। एंड दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है हम मान लेंगे, नोटिस का मतलब होता है पता होना। तो हमने मान लिया कि आपको पता है। आई थिंक इससे सिंपलेस्ट तरीके से आपको नहीं समझा सकते ये टॉपिक को। लेट्स सी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। MO and AOA when registered with ROC are public documents, which basically means they are available for inspection to all on payment of nominal fees। Section 390 में यहाँ पे mention करा। Whether a person reads the documents or not, it is presumed that he has read and understood uh, everything that is there in the document, and he has understood them in its true perspective, मतलब in the true sense। ऐसा मान के चला जाएगा।
एंड हेंस ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आ जाना चाहिए। I'll quickly move towards my third topic, which is doctrine of intro management. सर अगर अगर हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लें और कंटिन्यू करें सेम एग्जांपल को, सर अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो जहां पे आपको पता है वेज और नॉनवेज दोनों मिलता है, आप ऐसा मान के चलोगे कि आपने अगर वेज ऑर्डर किया है तो उसकी प्रिपरेशन वेज खाने की तरह ही हुई होगी। मतलब अगर आप गलती से उसके किचन में चले जाते हो और आप ऐसा देखते हो कि भैया जो शेफ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये शेफ यहाँ पे ये एक हाथ में वेज बना रहे हैं, एक हाथ में नॉनवेज बना रहा है, और दोनों की यूटेंसिल भी सेम है, ऑब्वियसली आपको वापस गुस्सा आएगा। आप वापस से आर्ग्यूमेंट करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने वेज ऑर्डर किया था तो वेज प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। मैंने जाके बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे, आपको तो वेज नॉनवेज देख के आना चाहिए था। आपने बोला हाँ मैं वेज नॉनवेज देखकर आया, आई अग्री, बट मैं ऐसा मान के चलूंगा ना कि वेज वाला खाना का प्रिपरेशन वेज वाले के हिसाब से हो रहा होगा। मैं फिर आर्ग्यू करने लग गया। कितना ऑब्वियस है, यहाँ पे मैनेजर गलत है और आप सही हो, बिकॉज आप ऐसा मान के चलोगे किचन के अंदर जो भी हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ वेज एंड नॉनवेज फूड, वो अकॉर्डिंगली वेज एंड नॉनवेज के हिसाब से ही हो रहा होगा, ये आप मान के चल सकते हो। अगर मैं कंपनीज पे आऊं तो मैं आपको यहाँ पे सेम चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रो मैनेजमेंट वैसे तो एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, और हमारे पास बेसिकली केस लॉ भी है उसके लिए, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड। टॉपिक सिर्फ इतना सा बोलता है, सर इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय एमओए एंड एओए, आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट दे हैव बीन फॉलोड, बिकॉज एज एन आउटसाइडर मुझे पता नहीं हो सकता कंपनी की चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा है। मैं तो ऐसा मान के चलूंगा कि सर जो भी काम हो रहा है वो एज पर एमओए एंड एओए हो रहा है, और वही मैंने यहाँ पे लिखा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग, दैट इज इंटरनल अफेयर्स। ऑल्दो वी डू हैव एक्सेप्शंस फॉर दिस रूल, 3 ऑफ देम दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे। पहला, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। एग्जांपल लेते हैं, सर रेस्टोरेंट में जाने से पहले आपको किसी ने ऐसा बता दिया था कि यहाँ पे वेज और नॉनवेज की प्रिपरेशन एक साथ ही होती है, ऐसा आपको बता दिया था किसी ने, आपको पता था, आप फिर भी उस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अरे ये तो आपकी गलती हुई ना, यू कैन नॉट होल्ड द कंपनी लायबल, आपकी खुद की गलती है कि आपको जब पता था तो आप वहां पे गए ही क्यों। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सर अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिससे आपके दिमाग में सस्पिशन आ जाता है कि नहीं यार ये तो कुछ अलग है या तो कुछ गलत है, ऐसा आपको सस्पिशन आता है, और वहां पे अगर आप फर्दर इंक्वायरी नहीं करते हो, तो अगेन ये आपकी प्रॉब्लम है, ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस आपको बहुत फेमस क्वेश्चन याद आ रहा होगा जहां पे एक रिसीट इशू करी जाती है बाय द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, साइन वाइन करके। अब यहाँ पे तो डाउट नहीं आ सकता, बट अगर अकाउंटेंट आपसे पैसा रिसीव कर लेता है जो उसकी ऑथोरिटी के बाहर है, और आपको कोई रिसीट भी नहीं देता, आपको कोई कंफर्मेशन भी नहीं देता, तो यार ये तो आपकी गलती है ना, कि आपने कैसे मान लिया कि कंपनी का अकाउंटेंट कंपनी के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर सकता है। तो दिस इज नेग्लिजेंस which is suspicion of irregularity, and the last one obviously is forgery, which means basically fraud। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक, मैं फटाक से आगे बढ़ रहा हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। थर्ड वन, फोर्थ रादर आई वुड से, सेक्शन 8 कंपनी आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी पॉइंट्स, अराउंड 11 पॉइंट्स, मैं आपको सारे मेन पॉइंट बता रहा हूँ जहां से बेसिकली केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, ये इवन थ्योरी क्वेश्चन भी अगर बनेगा तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स अगर आपने इतना समझ लिया तो। सेक्शन 8 कंपनी के क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर उसका डेफिनेशन, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। डेफिनेशन कितना इजी है सर, सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एटसेट्रा। आप एग्जाम में अगर ऐसा लिख के आते हो कॉमर्स, आर्ट, साइंस एटसेट्रा, तो आपका आंसर अच्छा नहीं लगता है, इट इज नॉट प्रोफेशनल। याद करने का तरीका कितना इजी है, देख 10th के बाद की 3 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, स्पोर्ट्स, कुछ बच्चे पढ़ाकू होते हैं, एजुकेशन, कुछ बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं, रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सर सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकता, कोई रेट पे किसी रूप में कैसे भी डिविडेंड नहीं बांट सकता, इट इज प्रोहिबिटेड। थर्ड, सर वैसे तो सेक्शन कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, कमाता भी नहीं है, बट अगर मान लेते हैं कभी प्रॉफिट्स हो गए तो ठीक है यार, इट इज ओके, इट इज ओके अंटिल उस पैसे को, उस प्रॉफिट को आप यूज करते हो फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए आपकी कंपनी फॉर्म हुई है, मतलब अगेन उसको शेयर होल्डर्स घर पे लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट, सर एक रिलैक्सेशन है कि आपको आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी आपको ये एग्जाम्पशन मिलता है। सेक्शन 8 कंपनी ओपन करने के लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बेसिकली लाइसेंस देगा। आपने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेने के बाद अगर आपने उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब आपने उन कंडीशंस को अगर नहीं माना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द वन हु हैज द पावर टू रिवोक द लाइसेंस,
लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ आपका नाम बदल देगा, आपका स्टेटस चेंज कर देगा, मतलब आपका सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस चला जाएगा, आपकी सेक्शन 8 कंपनी जो थी उसको वाइंड अप कर देगा, या आपकी सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेट कर देगा जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं। मतलब क्वेश्चन ऑब्वियसली इज सर ये ऑब्जेक्ट सिमिलर है कहां से बीच में आया? देख आपकी सेक्शन 8 कंपनी थी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आपको अगर अमालगमेट करते हैं विद अदर कंपनी व्हिच इज हैविंग द सेक्शन 8 वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजियस पर्पसेस, तो यार मेरे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन 8 कंपनी के जो इक्विपमेंट्स होंगे, असेट्स होंगे, वो तो वेस्ट चले जाएंगे ना। तो कितना लॉजिकल है, अमालगमेशन उन दो सेक्शन कंपनीज का होगा जिनके ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, सो दैट असेट्स बेसिकली यूज हो जाए। इजी। 3 अदर पॉइंट्स व्हिच हैव नेवर बीन टेस्टेड येट इन द एग्जाम, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं, बारीकी वाले पॉइंट्स। सर नॉर्मल केस के अंदर जनरल मीटिंग बुलाई जाती है व्हिच इज शेयर होल्डर्स की मीटिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग जनरली। उस मीटिंग को बुलाने के पहले 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। ये आप सीए इंटर में सीखोगे सेक्शन 101 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बीइंग सेक्शन 8 कंपनी आपको एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जहां 21 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, आप 14 दिन पहले भी नोटिस दे देते हो, इट इज फाइन। सेकंड, सर नॉर्मल कंपनी में जो प्रोविजंस लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी के अंदर 3, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, वो सारे प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगते हैं। तो अगेन आई कैन सी अ रिलैक्सेशन। एंड द लास्ट वन ऑब्वियसली इज अगेन द कमिटीज, अगेन आप सीए फाइनल में पढ़ोगे सेक्शन नंबर 178, दैट इज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, कमिटीज होती है कुछ, वो सेक्शन 8 कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगेन आई कैन सी अ रिलैक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट बहुत प्यारा है जिसका लॉजिक आई गेस जितने भी वीडियो देख रहे हैं शायद किसी को भी नहीं आता होगा। मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ आपको अगर लॉजिक आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लॉजिक नहीं आता तो प्लीज टाइप करना कमेंट बॉक्स के अंदर, आई विल टेल यू उसका लॉजिक, जिससे आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप लॉजिकली पढ़ के एग्जाम में जाओ, बिकॉज सेम टॉपिक सीए इंटर में भी आने वाला है, which basically says sir a partnership firm can be a member of section 8 company, it can be a member of section 8 company। ये पॉइंट एग्जाम में टेस्ट हो चुका है प्रीवियसली। लॉजिक क्या है आप प्लीज मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर नहीं आता तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको प्राइवेटली रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स के लॉजिक क्या है इसका। ठीक है, मस्त पॉइंट है। सो ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी, द 4 टॉपिक ऑफ फाइन विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एक सेकंड वेस्ट करे बिना मैं पहुंच जाऊंगा सर मेरे 5th टॉपिक के ऊपर, विच इज सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 87 इज व्हाट आई कैन सी। डायग्रामेटिकली समझना और याद करना बहुत आसान होता है सर, पिक्चर मेमोरी होती है, तो मैं आपको डायग्राम से ही समझाने की ट्राई करता हूँ, और वो हर एक केस बनाने की ट्राई करूंगा जो दुनिया में बन सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। टोटल 4 केस बन सकते हैं। आपके एग्जाम में 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा अब तक टेस्ट नहीं हुआ है। आज मैं आपको चौथा केस भी पढ़ा दूंगा। कंपनी सेक्रेटरी को हम जब पढ़ाते हैं उनके उसमें ये टेस्ट हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 2019 के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर पेपर आता है एसबीआईएल, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का डी था शायद, ठीक है, मेरी मेमोरी के हिसाब से जो भी है। आपके एग्जाम में 4th केस अब तक नहीं आया जो मैं आपको आज सिखाएगा। पहले नॉर्मल सीख लेते हैं, बेसिक सीख लेते हैं। 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? सर एक कंपनी दिख रही है मुझे एस लिमिटेड, विच इज अ होल्डिंग कंपनी ऑब्वियसली, उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा एस लिमिटेड का, मतलब एस लिमिटेड को सब्सिडियरी कंपनी कब बोला जाएगा? जब एच लिमिटेड कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड। दिस इज 2 क्लॉज 87 का सब क्लॉज 1। अब हम ऐसा कब मानेंगे कि सर एच लिमिटेड एस लिमिटेड का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ऐसा हम कब मानेंगे? बहुत सिंपल है सर एस लिमिटेड के अंदर सपोज 7 डायरेक्टर्स है, 7 डायरेक्टर्स इट हैज। नाउ आउट ऑफ दो 7 डायरेक्टर्स, majority of the directors or all the directors are appointed or removed by H limited, that basically means S limited is a subsidiary company। सर लॉजिक क्या? देख डे टू डे एक्टिविटीज जो भी कंपनी के अंदर होती है उसका डिसीजन मेकर डायरेक्टर होता है। अब अगर एस लिमिटेड के मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अगर एच अपॉइंट कर रहा है, मतलब एस लिमिटेड में जो भी होगा वो अल्टीमेटली एच ही तो डिसाइड कर रहा है, बिकॉज एच ही तो अपॉइंट कर रहा है या रिमूव कर रहा है एस लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर्स को, मेजोरिटी को या सब डायरेक्टर्स को। एंड 287 का 1 शुड नाउ बी वेरी इजी। मैं आता हूं 2 क्लॉज 87 के सब क्लॉज 2 के ऊपर। सर अगर एस लिमिटेड का मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करता है तो एस लिमिटेड को सब्सिडरी बोलेंगे और एच लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। ये नॉर्मल केस है, फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं सर, ये रेस आपके सामने सारे केस बना रखे हैं मैंने। मैं आता हूं सेकंड केस के ऊपर। फर्स्ट केस नॉर्मल था, एच होल्ड्स मोर देन 50% इन एस लिमिटेड वोटिंग पावर।
तो मतलब इसका मतलब क्या निकल के आता है? वोटिंग पावर बेसिकली मीन्स जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा एस लिमिटेड के अंदर, आप वोट करके यस और नो डिसाइड करोगे। तो अगर मोर देन 50% वोट आपके पास है, तो आप बोलोगे यस तो यस हो जाएगा, आप बोलोगे नो तो नो हो जाएगा, एंड हेंस होल्डिंग सब्सिडरी। सेकंड केस के ऊपर आते हैं, अच्छा केस है सर। एच होल्ड करता है S1 के अंदर मोर देन 50% स्टेक, मतलब S1 इज सब्सिडरी ऑफ H, यहां तक सबको आता है। नाउ S2 करके कंपनी है, उस S2 में S1 होल्ड करता है 20.5% और H खुद होल्ड करता है 30%। अब अगर मैं मिला दूं 30 को एंड 20.5 को, इट बिकम्स बेसिकली मोर देन 50%। मतलब होल्डिंग कंपनी खुद अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी कंपनी, जो मॉड्यूल में लैंग्वेज लिखा हुआ है, होल्ड करता है मोर देन 50% इन S2, एंड हेंस कंक्लूजन लिखा हुआ है S2 इज सब्सिडरी ऑफ H। आई रिपीट एकदम शॉर्ट में, सर होल्डिंग कंपनी अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी कंपनी अगर होल्ड करता है मोर देन 50% स्टेक इन अ कंपनी, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी कंपनी हो जाता है H का, दैट इज होल्डिंग कंपनी का। केस नंबर 3 पे आते हैं, ये टेस्ट एग्जाम में हो चुका है। केस नंबर 3 पे आते हैं, ये भी एग्जाम में टेस्ट हो चुका है। बेसिकली चेन रिलेशनशिप, सर H का स्टेक है S1 के अंदर मोर देन 50%, विच बेसिकली मींस S1 इज सब्सिडरी ऑफ H। S1 जो H की सब्सिडरी है वो स्टेक होल्ड करता है S2 में मोर देन 50%, मतलब S2 इज सब्सिडरी ऑफ S1। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चेन रिलेशनशिप S2 बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ H। आई थिंक ये सबको आता होगा। जो नहीं आता ना सर वो ये है, ये आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ है, आज तक टिल डेट। एंड अगर अपने एग्जाम में टेस्ट हो जाता है तो वी विल बी द लकीएस्ट वन, बिकॉज हमने रिवीजन लेक्चर देखा है ऑन द चैनल वॉइड टू वैलिड। सर केस क्या बोलता है फोर्थ वाला? सर एक कंपनी है H, उसकी दो सब्सिडरीज है S1 S2, बिकॉज दोनों के अंदर मोर देन 50% स्टेक है। नाउ दीज S1 एंड S2 टुगेदर होल्ड मोर देन 50% इन S3। नाउ बिकॉज ऑफ दिस S3 इज सब्सिडरी ऑफ H। सर रीजन वही है, या तो होल्डिंग कंपनी होल्ड करे डायरेक्टली, या अपनी सब्सिडरी या सब्सिडरीज के थ्रू होल्ड करे मोर देन 50% स्टेक। तो मेरे फर्स्ट वाले केस के अंदर होल्डिंग कंपनी अलोंग विद इट्स सब्सिडरी कंपनी होल्ड करा था मोर देन 50%। मेरे थर्ड केस के अंदर होल्डिंग कंपनी अलोंग विद इट्स सब्सिडरीज होल्ड कर रहा है मोर देन 50%, एंड हेंस कंक्लूजन सब जगह सेम ही है सर। एक और आपको एक बोनस पॉइंट बता दूं क्या? चल बता देता हूं। टेस्ट हो चुका है एग्जाम के अंदर, बहुत बारीकी वाला पॉइंट है। आई थिंक आपको शायद आता होगा, मैं खाली यहाँ पे आपका एक बार ध्यान लेके आ जाता हूँ, विच बेसिकली इज वेरी माइक्रो एलिमेंट, कि सर जब आप होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप चेक करते हो तो आप देखते हो 50% से ज्यादा स्टेक है कि नहीं है। जब आप गवर्नमेंट कंपनी दैट इज 2 क्लॉज 45 चेक करते हो, तब आपको देखना होता है 51% और मोर। फर्क है ना भाई दोनों में। एग्जाम में गलती हो सकती है अगर आपको इतनी बारीकी नहीं पता तो, कि सर आई रिपीट माई सेल्फ, इफ यू हैपन टू चेक रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, यू आर सपोज टू चेक इफ इट इज मोर देन 50%। But if you are checking if the company is government company or not, in that case you have to see if the stake of central government or state government or combination is 51% और more या नहीं। ठीक है, एकदम बारीकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल इन केस नहीं समझ में आया, ड्रॉप अ कमेंट, मैं क्लियर कर दूंगा। नीचे आते हैं, आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ है सर 2 क्लॉज 69 विच इज बेसिकली प्रमोटर। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको एग्जाम में, तीनों पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। उसमें पहले 2 पॉइंट बहुत आसान है। जैसे मैं अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि सर जिस आदमी का नाम लिखा गया है एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी या कंपनी के एनुअल रिटर्न के अंदर अंडर सेक्शन 92, तो उसको हम प्रमोटर मान लेंगे। या फिर सर ऐसा कोई आदमी जिसके पास कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज, उसको भी हम प्रमोटर बोल देंगे। तीसरा सर मस्त पॉइंट है, in accordance with whose directions or instructions the board of directors are accustomed to act। ऑब्वियसली लैंग्वेज भारी है, मैं नहीं चाहता अब रट्टा मारूं, तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूं। ठीक है, काल्पनिक एग्जांपल है। साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ टाटा लिमिटेड, द टाटा एम्पायर, और उन्होंने रिप्लेस करा बेसिकली द ग्रेट रतन टाटा को। नाउ साइरस मिस्त्री जब टाटा एम्पायर के अंदर आए, द वेरी फर्स्ट डिसीजन दैट ही टुक वाज कि हम ताज को हटा देंगे फ्रॉम द टाटा ग्रुप, बिकॉज बहुत खर्चा मांगता है वो धंधा और बहुत हाई प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है। रतन टाटा को ये बात अच्छी नहीं लगी।
बिकॉज उनकी सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ी हुई थी उस ताज ग्रुप के साथ। इन द सेंस उनके पूर्वजों को एक बार 5 स्टार होटल से भगा दिया था ऐसा बोल के कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन आर 5 स्टार होटल। रतन टाटा के जो पूर्वज थे उनका ईगो हर्ट हो गया और वो वहां पे बोलकर आए दैट मैं इंडिया जाके आपसे अच्छा 5 स्टार बनाऊंगा। और बनाया। आपके मुंबई के अंदर जो ताज पे अटैक हुआ था ताज, वो तब का बना हुआ है 100 years बैक। एंड वो जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार्स है। मैं गया हूँ 2-3 बार उसके अंदर। तो उनकी ऐसे सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ी हुई थी रतन टाटा की विद ताज एम्पायर। अब जब ये डिसीजन लिया गया बाय साइरस मिस्त्री कि हम ताज को निकाल देंगे, रतन टाटा को अच्छा नहीं लगा। सर हुआ क्या फिर? सर बाकी डायरेक्टर्स ने मिलकर साइरस मिस्त्री को ही टाटा ग्रुप से बाहर निकाल दिया। और फिर बहुत लंबा केस भी चला था, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, व्हाटएवर। मतलब अल्टीमेटली मेरे समझ में क्या आया? सर बाहर एक पर्सन बैठे हुए हैं रतन टाटा, जिनके इशारों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाच रहे हैं एंड काम कर रहे हैं। इसको मैं इंग्लिश कर देता हूं। In accordance with whose directions or instructions the board of directors are accustomed to act, habitual to act। क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, वैसे ऐसा केस था भी, मैं उसको थोड़ा सा ट्वीक करा बस। बट इससे आपको प्रमोटर का डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये डिफिकल्ट था एंड हेंस आई गिव एन एग्जांपल इन सच अ वे कि आपको समझ में आ जाए। फटक से आ जाएगा मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज माय कंटेंट ऑफ एमओए। एक निमोनिक दे रहा हूं सर याद करने के लिए, पिक्चर्स अगेन बिकॉज मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, याद हो जाता है। एक सीए था, ठीक है, ये था, वो रो रहा था। सर रो क्यों रहा था? सर मार्केट में उसका लायबिलिटी बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसका नाम खराब हो गया था। इजी, सीए था, रो रहा था, लायबिलिटी बढ़ गई, नाम खराब हो गया। सर यही मेरे कंटेंट्स हैं एमओए के। सर क्या कंटेंट्स है बताओ एक बार। द फर्स्ट वन आई कैन सी इज कैपिटल क्लॉज, जिसके अंदर बेसिकली लिखा होता है कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे। जिसके अंदर लिखा होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। ये आपको कैपिटल क्लॉज के अंदर दिख जाएगा ऑफ अ कंपनी का एमओए। सेकंड आपको दिखेगा एसोसिएशन क्लॉज। सर कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम क्या, उतने उन्होंने कितने शेयर्स लिए मेंबर बनने के लिए, उनका साइन, और बेसिकली विटनेस का साइन। देन आई हैव रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं, जिस क्लॉज के अंदर लिखा होता है कौन से स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। सिटी नहीं बोला मैंने, स्टेट बोला। रीजन लेट मी नो, आपको पता है कि नहीं पता, वैसे सी इंटर में आ जाएगा, बट लेट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो दिस और नॉट। इफ नॉट ऑब्वियसली मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लॉस, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अपने अल्ट्रा वायरस वाला टॉपिक पढ़ा था कि सर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज दैट अ कंपनी कैन अंडरटेक। उसमें जो लिखा हुआ होता है कंपनी वही काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। सर बियॉन्ड करते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे आज ही पढ़ा फर्स्ट टॉपिक के अंदर, अल्ट्रा वायरस। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लॉज, आइदर 2 clause 21 और 2 clause 22। सर क्या होता है 2 clause 21? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर 2 clause 22 क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जो भी आपका लायबिलिटी होगा, जिस तरह का भी होगा, वो लायबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ होगा। लास्ट नेम क्लॉज, एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो आपका प्रीफिक्स है फ्लिपकार्ट, विद रिस्पेक्ट टू दिस द प्रोविजंस आर, सर वो नाम अनडिजायरेबल गाली वाली नहीं होनी चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सफिक्स की बात करें, सर अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड आएगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आएगा, और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कुछ भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट कंपनी है तो अगेन लिमिटेड आता है। ठीक है, दिस सम्स अप योर कंटेंट्स ऑफ एमओएम। वेरी श्योर अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो आपको समझ में आ गया हो, पक्की बात। ठीक है, और याद भी हो गया होगा। समझ में तो शायद पहले भी आ गया होगा, याद पक्का हो गया होगा। सीए था, रो रहा था, लायबिलिटी बढ़ गई, नाम खराब हो गया। नीचे आते हैं सेक्शन 7, अगेन नेवर टेस्टेड इन द एग्जाम, which talks about incorporation of a company। डायग्राम बनाया है टू मेक इट वेरी सिंपलर एंड इजी फॉर यू टू रिमेंबर। फटाक से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट आई कैन सी इज सेक्शन 7 के अंदर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के स्टेप्स की बात करूं अगर मैं, सर कंपनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आरओसी इसको चेक करेगा, सब कुछ अगर ठीक हुआ तो आरओसी इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट क्या पैदा हो गए, एंड आपको एक यूनिक नंबर देगा, जिसको आप सी एंटर में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, ये आरओसी इशू करेगा। ये आपके पहले 3 स्टेप्स हो गए। अब जो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन से डॉक्यूमेंट्स, यहां से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ वहां पे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब, सर आपका एमओए, आपका एओए, आपका एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, बातचीत करने के, आरओसी को आपसे बातचीत करनी तो कहाँ, कैसे, कहाँ बातचीत करेगा, कैसे बातचीत करेगा, तो आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस बेसिकली।
फिर आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मेंबर्स की बात करें, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी डिटेल्स, नाम, पता, सरनेम एटसेट्रा। बाद में डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर्स के जो भी हमने आपको सबमिट करा है आरओसी, वो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम सही है, ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है, मेजर मेजर पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। ये जो आपने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करे आरओसी को, इनकी एक कॉपी आपको अपने पास प्रिजर्व करनी पड़ती है टिल डिसोल्यूशन। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। पॉइंट नंबर 4, 5, 7 आर कनेक्टेड विद पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 था इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना आरओसी को, उसकी एक कॉपी कंपनी खुद के पास रखेगा जब तक कंपनी जिंदा है तब तक। एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। देखिए रहा, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी एट रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करना है। कब तक मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफिस पे? जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती एज अ कंपनी। सर अगर आपने ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जानबूझ के गलत दिए हैं, फॉल्स, आउटराइट इनकरेक्ट, छोटी मोटी आपने चीजें गलत करी उसमें जानबूझ के, या आपने कुछ बड़ी चीज को छुपाया है, सप्रेस मटेरियल फैक्ट जानबूझ के, नोइंगली, सर इन दैट केस अगर आप पकड़े गए, पकड़े कब गए में दो पॉइंट है। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस टाइम पकड़े गए, या कंपनी बनने के बाद पकड़े गए। इन आइदर केस आपके ऊपर फ्रॉड का सेक्शन लगेगा विच इज 447। ठीक है, एट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मोर ओवर, क्योंकि आपने ये फॉल्स, इनकरेक्ट और मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया था, मैटर कोर्ट के पास जाएगा विच इज ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। और ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है दैट सर कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दो, कंपनी को वाइंड अप कर दो। ठीक है, मतलब असेट बेच के पैसा रिकवर करके लायबिलिटी चुकाओ और कंपनी को खत्म करो, स्ट्राइक ऑफ कर दो, मतलब फटक से कंपनी को खत्म कर दो। ठीक है, हिसाब किताब बाद में देखेंगे। और ऐसा कोई भी और ऑर्डर जो अच्छा लगे ट्राइब्यूनल को वो पास कर सकता है। पर ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। वेरी सिंपल, ऑल द 7 पॉइंट्स देखिए रहे। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ रहे हो, 110% आपको एक बार में समझ में तो आ ही जाएगा, आई वुड से याद भी हो जाएगा, पक्की बात। नेक्स्ट पे आते हैं सर, विजय लास्ट टॉपिक, और आपका कंपनी से खत्म हो गया इन अराउंड 30 मिनट्स, आधे घंटे में। ठीक है, वी आर वेरी वेरी एफिशिएंट एंड ऑब्वियसली वेरी इफेक्टिव। यहाँ पे आते हैं शेयर्स की बात करते हैं। शेयर से 3 टॉपिक बाहर निकल के आ रहे हैं। पहला जो आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, विच इज नेचर ऑफ शेयर्स। पहला पॉइंट सर, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो आपने सोगा में भी पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन के अंदर, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर, व्हाटएवर। शेयर्स बेसिकली आर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल इन द सेंस दे आर ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफरेबल कैसे है वो डिपेंड करेगा प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेक्शन 2 क्लॉज 68 है। और पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो दे आर मूवेबल, मतलब दे आर ट्रांसफरेबल। बट कैसे ट्रांसफरेबल, इट डिपेंड्स आपकी कंपनी कौन सी है। सेकंड पॉइंट, द शेयर्स आर नंबर्ड। ये पुराने जमाने की बातें हैं जब फिजिकल शेयर्स होते थे, आजकल तो भाई डीमेट होता है, बट ठीक है, आपको एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा। नेक्स्ट शेयर्स का टॉपिक वुड बी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। आई गेस 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, विच इज 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस। ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, 6 मार्क का आया था। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर वी हैव फर्दर 2 टाइप्स, नॉर्मल वाले शेयर्स, मतलब 1 शेयर 1 वोट, एंड द सेकंड वंस आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे सेक्शन में 43 एंड ऑनवर्ड्स, व्हाटएवर। तो ऐसे 2 तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। ठीक है, 2 तरह के शेयर्स होते हैं इक्विटी के अंदर। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं बिकॉज को प्रेफरेंस मिलता है और इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 जगह प्रेफरेंस मिलता है सर। पहला, सर डिविडेंड जब बांटा जाएगा तो इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा, जब कंपनी की मौत होगी, कंपनी जब बंद होगी, कंपनी का वाइंड अप होगा, तो जो पैसा रिकवर होगा असेट बेच के, वो पहला प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा। वेरी सिंपल। एंड द लास्ट टॉपिक सबसे आसान वाला, आई वुड से क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, 6 मार्क का आता है यार, मैं बोल देता हूं, फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेता हूं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। एग्जाम में ऑब्वियस आपको अंदर थोड़ा सा कंटेंट लिखकर भी आना पड़ेगा, बट देन टू मी अगेन इट इज वेरी इजी। ये सारा टॉपिक शेयर्स वाले के अंदर था। ठीक है, आई गेस एक बोनस एक और है आपके पास, बोनस ही बोनस है सर आपके पास। एक ऐसा टॉपिक जो अनटच्ड है, जनरली एग्जाम में नहीं मिलता है। अब मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था तो मैं सोचा सर ये क्वेश्चन भी डाल ही देता हूँ, मेरे बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी। और अगर फाउंडेशन में नहीं भी आया एग्जाम में, तो इंटर में तो आने वाला ही है ना भाई। तो अपन इंटर के लिए पढ़ रहे हैं, अपन को सिर्फ फाउंडेशन थोड़ी पास करना है। सेक्शन नंबर 10, ठीक है, अनटच सेक्शन बोल सकते हो उसको आप, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट, मॉड्यूल में भी एकदम छोटा सा दिया हुआ है, घूम जाता है।
Effects of MOA and AOA when registered. When I happen to say registered, it basically means जब आपने उसको ROC को दे दिया और ROC ने उसको अपने पास रख लिया. स्टेप नंबर 1 ऊपर देखा सेक्शन 7 के अंदर अपन ने, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड. सर अब जैसे ही MOA AOA ROC के पास रजिस्टर हो गया, दैट बेसिकली मींस MOA और AOA में जो भी लिखा हुआ है इट इज नाउ बाइंडिंग. आपको अपने कंपनी के अंदर काम अब MOA एंड AOA के हिसाब से ही करना पड़ेगा. मोर ओवर, अगर आपने एज अ सब्सक्राइबर उसके अंदर लिखा हुआ था लेट्स से कंपनी वाज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कि कंपनी की मौत पे मैं इतना पैसा दूंगा, नाउ यू आर लायबल टू पे दैट मनी बिकॉज आपने लिख दिया उसको एमओए के अंदर और आपने सबमिट भी कर दिया आरओसी को. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने वही लिखी हुई है, मैं तीनों पढ़ लेता हूं एक बार. पहला, बाइंड कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. एमओए एओए में जो लिखा है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट वही है, ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ एमओए एओए. एंड द लास्ट, all monies payable by any member to the company shall be debt due from him to the company. इजी. कंपनीज एक्ट डन. अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बोलूं तो 35 मिनट हुए, 35 मिनट्स ओनली, एंड द होल ऑफ कंपनीज एक्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो खत्म हो चुका है. आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल. अब क्योंकि मैं एक चैप्टर खत्म कर चुका हूँ, आई गेस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हक से बोल सकता हूँ दैट प्लीज लाइक करना इस वीडियो को. ठीक है, इट हैज टेकन मी 1 full day to make the whole notes and obviously now recording the lecture. तो do like the video and obviously चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ बिकॉज और भी वीडियो आने वाले हैं आपके एग्जाम के पहले. And do share this with your friends. ठीक है, having said that, let's फटाक से start the second chapter of ours, which is Partnership Act. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया था पार्टनरशिप वर्सेस को-ओनरशिप. आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा. डिफरेंस बिटवीन के अंदर आई गेस सेकंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. 4 से 5 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, देख लेते फटाक से सारे पॉइंट्स. चल पहले एक एग्जांपल देता हूँ, को-ओनरशिप का एग्जांपल देता हूँ, अज्यूमिंग कि आपको शायद बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी. लेट्स से वी हैव शाहरुख खान. शाहरुख खान की जमीन है मन्नत. ठीक है, एग्जांपल है. उसने उस जमीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्यन एंड सुहाना. नाउ आर्यन एंड सुहाना आर को-ओनर्स ऑफ दैट जमीन नाउ जिसपे मन्नत बना हुआ है. नाउ लेट्स से आर्यन जो है, जस्ट एन एग्जांपल, आर्यन उस जमीन के ऊपर ऐसा प्लान करता है कि वो वेजिटेशन करेगा. सुहाना भी प्लान करती है कि वो भी वेजिटेशन करेगी. नाउ एग्रीकल्चर बेसिकली, सुहाना हैपेंस टू बी ग्रोइंग ऑरेंजेस ऑन दोज लैंड. ठीक है, एग्रीकल्चर. हमारा आर्यन भी एग्रीकल्चर काम करता है. सर कौन सा? चरस अणी गांजा. आर्यन भैया वहां पे गांजा उगाते हैं. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल फॉर फन. अब अगर पुलिस का रेड पड़ता है और पुलिस उस जमीन पे आ जाती है और जमीन पे आने के बाद उनको आर्यन खान नहीं दिखता जिसकी जमीन पे गांजा उग रहा था, बट सुहाना दिखती है. द क्वेश्चन इज, सर क्या पुलिस वाले सुहाना को अरेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज 100% नो. सर क्यों? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ को-ओनरशिप. सुहाना की जमीन अलग है और आर्यन खान की जमीन अलग है. ठीक है, जस्ट विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ. बेसिकली पॉइंट नंबर 2 आपको जो दिख रहा है यहाँ पे कि सर पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, को-ओनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है. मेरे ही एग्जाम्पल के अंदर को-ओनरशिप कहां से पैदा होता है तो लिखा है सर वहां पे या तो बाय अग्रीमेंट या ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनहेरिटेंस. बाजू में ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड से पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन. नीचे सर वी ऑलरेडी नो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्लियरली लिखा हुआ है यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 के ऊपर कि सर मैंडेटरी है प्रॉफिट शेयर करना. आप लॉ शेयर मत करो बट प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है विद अमंग्स ऑल दी पार्टनर्स. सर को-ओनरशिप में ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम उस जमीन पे अगर धंधा ही नहीं कर रहे तो सर कौन सा प्रॉफिट कौन सा शेयरिंग, इट इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट, सर सुहाना को अपनी अगर जमीन बेचनी होगी तो वो आर्यन खान से नहीं पूछेगी कि मैं अपना स्टेक बेच दूं क्या, तो उसको बेचना है वो बेच देगी. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा. पार्टनरशिप में लिखा है सर क्लियरली कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट विद कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स. वेरी सिंपल. तो एग्जांपल दिया मैंने शाहरुख खान का टू मेक इट इजी फॉर यू, ऑब्वियसली जस्ट एन एग्जांपल फॉर फन. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. एग्जाम में 2 बार आ चुका है फॉर 4 मार्क्स इन द पास्ट. बिना टाइम वेस्ट करा गया मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो बात करता है पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स अनटेस्टेड इन द एग्जाम टिल डेट. वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. बहुत इजी पॉइंट्स है. मैं इसको पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं ऐसा बोल सकता था पढ़ लेना, बट नहीं यार, मैं चाहता हूं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है ना यार, 1 मिनट इन्वेस्ट कर देते हैं, मे बी थोड़ा और पक्का हो जाएगा अपन को आंसर. बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट फुल मार्क्स. अगर 5 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे फुल मार्क्स हैं. देखते हैं एक बार क्या क्या लिखा है. एकदम इजी पॉइंट्स मैंने सारे इजी पॉइंट्स देख पहले लिखे हैं अच्छे से.
नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, अगर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है तो वो ड्यूरेशन क्या है, इन दैट केस हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, सर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के प्रोविजंस क्या है, तरीके क्या है, अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन्स, फिर प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर पार्टनरशिप खत्म करें तो हिसाब किताब कैसे होगा, सर अगर हम सैलरी कमीशन देने वाले हैं, अगर, बिकॉज जरूरी तो नहीं होता ना, अगर देने वाले तो किस बेसिस पे और कितना देने वाले, और अगर किसी पार्टनर को निकालना है सेक्शन नंबर 33 तो निकालने का तरीका क्या होगा, कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा सर। ठीक है, आपको फटाक से नजर मार लेनी है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको ऑलरेडी 10 बार बता चुका हूं। आई विल मूव बिना टाइम वेस्ट करे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, विच टॉक्स अबाउट नॉमिनल पार्टनर। आप एक अननोन जगह पे काम करना स्टार्ट करते हो, अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो, जहां पे जिस रीजन में आपको कोई जानता नहीं है। अब वहां पे बिजनेस सेट करने के लिए व्हाट यू विल रादर डू इज, एक ऐसे आदमी को एक पार्टनर दिखाओगे जो उस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो, जिससे आपको लोग ट्रस्ट करें, आपको लोग बिजनेस दे। तो आपने ऐसे एक आदमी पकड़ा सिर्फ उसका नाम यूज करने के लिए, तो जिसको आपने पकड़ा ना, उस आदमी को बोल रहे हैं नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर। कितना ऑब्वियस है, जो आदमी वो नाम के लिए पार्टनर बना है, उसने अपना नाम दिया है फर्म को, उसको फर्म के अंदर घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपने जो भी अपफ्रंटली पेमेंट करा होगा बस उसको उसमें इंटरेस्ट था, उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज असली में पार्टनर थोड़ी है, किस बात का हिस्सा प्रॉफिट में से, ना वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा कि ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो, ओ भाई ना, तो पार्टनर नहीं है, ठीक है, लोगों की नजरों में पार्टनर है, वैसे पार्टनर नहीं है। एंड लास्टली, अगर कुछ कांड हुआ सर, तो लाइक एवरी अदर पार्टनर, आप भी लायबल हो जाओगे एज अ नॉमिनल पार्टनर, ऑल्दो यू आर नॉट अ पार्टनर, बट क्योंकि आपके नाम पे लोग भरोसा करके धंधा कर रहे हैं फर्म के साथ, तो आप भी लायबल हो जाओगे। तो आपको 5 पॉइंट ध्यान रखें नॉमिनल पार्टनर के अंदर, एग्जाम में टेस्ट हो चुका है एक बार, वापस आने के हाई चांसेस। नीचे आ रहा हूं सर मैं फटाक से, दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, जानबूझ के इमेज चिपका मैंने वहां पे, ये फंस गया, ठीक है, टू मेक यू रिकॉल द सेक्शन वेरी इजीली। दो केस बने मैंने बनाए बेसिकली। पहला केस, सर एक पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसीएन एसोसिएट्स, ठीक है, मैं नंबरिंग भी करा 1 2 3 टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल। फर्स्ट पॉइंट, सर एक डी आदमी है, वो झूठ बोलता है कि वो एबीसीएन एसोसिएट्स में पार्टनर है, ऐसा झूठ बोलता है ई को, ई भरोसा कर लेता है डी के ऊपर एंड अकॉर्डिंगली लोन देता है फर्म को विच इज एबीसीएन एसोसिएट्स, जिसको डी बोल रहा था कि मैं वहां पे पार्टनर हूं। एबीसीएन एसोसिएट्स वो लोन रीपे नहीं करता ई को, इन दिस केस डी भी लायबल हो जाएगा वो लोन चुकाने के लिए, बिकॉज डी बिकम्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। प्यार से इसको पार्टनर बाय एस्ट्रोफिल भी बोलते हैं। सेकंड केस, मतलब यहां पे आपने खुद झूठ बोला और फंस गए, ठीक है, फोटो देख, फोटो में आपको क्लियरली दिखेगा मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूं, ये तो फंस गया, ठीक है। आई गेस नायक मूवी का मीम है ये, आई नॉट नॉट श्योर। सेकंड केस पे आते हैं, नायक का है ना, प्लीज बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, आई थिंक नायक का है शायद, नायक मूवी अनिल कपूर वाली शायद। नीचे सेकंड केस, सर एक फर्म है एबीसी एसोसिएट्स, उसका एक पार्टनर है ए, जो डी के सामने ई को बोल रहा है कि डी पार्टनर है। डी ये सुन रहा है और चुप बैठा है, डी की चुप्पी को ई ने मान लिया कि ए सच बोल रहा है एंड अकॉर्डिंगली उस बात पे भरोसा करके ई ने लोन दिया एबीसी एसोसिएट्स को, जिसको एबीसी एसोसिएट्स चुका नहीं पाया। सर डी विल बिकम लायबल, ये रहा, डी बिकम्स लायबल टू ई, दोनों ही केस के अंदर। पहले के अंदर आपने झूठ बोला, दूसरे के अंदर झूठ सुनकर चुप रहे, कॉन्सिक्वेंस इज द सेम। तो समरी करके आपको बताया जिससे आपको इजीली याद हो जाए। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और वापस भी आ सकता है, ये ऐसा टॉपिक है। यूनिट नंबर 1 का लास्ट पेज, लास्ट टॉपिक, लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे आपका यूनिट नंबर 1 खत्म होता है इन मेमोरी। नेक्स्ट, सर एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसका आपको मतलब आता है पर आप एग्जाम में लिख ही नहीं सकते उसको, बिकॉज द लैंग्वेज इज सच। और 6 मार्क का एग्जाम है, ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, सेक्शन नंबर 18 की बात कर रहा हूं। अगेन आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, कि सर आपको मतलब पता है बट आपको लिखना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से उसको बनाया है कि आपको जो समझ में आता है वो ऑलरेडी और अच्छा हो जाए और आप उसको लिख के भी आ सको, कंटेंट मिल जाए आपको। ये मॉड्यूल में से ही लिखा हुआ है, मैं कुछ भी, घर का खेती नहीं है भाई, मैं कहां से लॉ बनाएगा, मैं मॉड्यूल में से ही लिखा है इधर, जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे। फॉर सिक्योरिंग फुल 6 मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स मिलता है। पहला पॉइंट, हेडिंग देखते हैं एक बार सेक्शन 18 का,
पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। उसके अंदर ऑब्वियसली पहला पॉइंट लिखा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सर मतलब ये लाइन देखना, द म्यूचुअल एजेंसी कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द ट्रांजेक्शंस। मतलब खाली बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ही म्यूचुअल एजेंसी लगेगा। ये मैं आपको एक फनी एग्जांपल समझा देता हूँ, सलमान खान भाई के एग्जांपल से, कि सपोज सलमान खान और शाहरुख खान किसी फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। सलमान भाई ने एक दिन काम खत्म किया और रास्ते से जा रहे थे, फुटपाथ आया, आगे का आगे सबको पता ही है क्या हुआ था, ठीक है व्हाटएवर। अब पुलिस पहुंच जाती है शाहरुख खान के पास और बोलती है म्यूचुअल एजेंसी, चल शाहरुख खान तेरे को जेल में डालते हैं, उसने कुछ गलत करा तू भी फंस जाएगा। अरे पागल हो गया है क्या? जो म्यूचुअल एजेंसी है दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड नॉट दी अदर ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो पहला और आखिरी पॉइंट मैंने बहुत फनी एग्जांपल समझाने की ट्राई करी, जिसमें एग्जांपल। फिर और क्या लिख सकते हैं सर एग्जाम के अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स? थर्ड देख, पार्टनर वर्चुअली एम्ब्रेसेस, अपना लेता है, कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर मतलब अगर दूसरे कुछ काम करे और मैं फंस जाऊं तो वो पार्टनर एजेंट, मैं प्रिंसिपल। अगर मैं कुछ काम करूं और वो फंस जाए तो मैं एजेंट और वो प्रिंसिपल। इंग्लिश में पढ़ते हैं, पार्टनर वर्चुअली एम्ब्रेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब नीचे लिखा हुआ है। अब क्योंकि अगेन ये कंटेंट सफिशिएंट नहीं है 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो आपके मॉड्यूल का एक और पैराग्राफ मैंने ऐड करा। बहुत छपरी है बट ठीक है, एग्जाम में लिख के मार्क्स मिलेगा ये, कि सर पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म अलग चीज है, और जो प्रिंसिपल का एजेंट होता है वो एजेंट अलग चीज है। सर दोनों अलग कैसे हैं? सर पार्टनर एज एन एजेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, आपको इंटरेस्ट है फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर, आपको इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, और आप लायबल भी होते हो इन द फर्म। सिर्फ एजेंट हो अगर आप, मतलब प्रिंसिपल वाले एजेंट हो अगर आप, नॉर्मल जो प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप होता है यूनिट नंबर 9 वाला, अगर आप वो वाले एजेंट हो तो आपको ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, लायबिलिटी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट होता है। आप तो सिर्फ दलाल हो, आप तो सिर्फ नौकर हो। तो पार्टनर एज एन एजेंट एंड मियर एजेंट दोनों बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कंटेंट बढ़ाने के लिए भाई। छोटे छोटे 3-4 पैराग्राफ बनाएंगे, मस्त 6 में से 6 मार्क आएगा। आएगा ना? आई होप यू आर कॉन्फिडेंट, फीलिंग कॉन्फिडेंट इतना लेक्चर देखने के बाद भी, विच इज अराउंड अराउंड 45 मिनट्स अब तक। नीचे पॉइंट नंबर ई के ऊपर आ गया, बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुआ सर एग्जाम के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपको एक बार बैकग्राउंड देने की ट्राई करता हूं कि सर टॉपिक क्या बोलने की ट्राई कर रहा है। अगर मैं धंधा ही बंद कर दूं, इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, धंधा ही बंद कर दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी सर, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बन के निकल जाता है, इन दैट केस इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? यार पहले 3 पार्टनर थे एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, सी मर गया, तो ऑब्वियसली ए बी सी की वाली पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, बिकॉज अब नई डीड बनेगी ए एंड बी के बीच में। तो इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहला पॉइंट सिखा दिया, दूसरा पॉइंट सिखा दिया, और लास्ट और सेकंड लास्ट 4 पॉइंट सिखा दिया मैं आपको एग्जांपल के अंदर। मैं पढ़ रहा हूं एक बार। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर बिजनेस डिसकंटिन्यूज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कंटिन्यूज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर इट इन्वॉल्व्स वाइंड अप, खत्म करें सब कुछ। यहां पे ऑब्वियसली वाइंड अप नहीं। फिर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 44 के अंदर कि सर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर थोड़ी कोर्ट के ऑर्डर से होगा। नीचे, सर क्योंकि धंधा बंद हो रहा है तो फाइनल हिसाब किताब होगा, फाइनल क्लोजर ऑफ बुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे फाइनल क्लोजर ऑफ बुआ नहीं होगा बिकॉज फर्म इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस। लास्ट, कितना अच्छा पॉइंट है सर, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो पक्की बात है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा ही होगा। वाइस वर्सा, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, फर्म में डिसॉल्व, फर्म में नॉट डिसॉल्व, इट मे कंटिन्यू। मस्त पॉइंट है लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एफ के बाद मुझे दिख रहा है जी एंड देन एच, और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। वाओ, मैं फटाक से एफ की बात करता हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है आपके एग्जाम के लिए। इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। इंप्लाइड ऑथोरिटी का मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी, कि सर एक पार्टनर कुछ काम करेगा तो बाकी पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे, फंस जाएंगे। लिखा मैंने नीचे, मींस म्यूचुअल एजेंसी एवरी पार्टनर बाइंड्स एवरी अदर पार्टनर इन बिजनेस ऑफ द फर्म। पर सर कुछ चीजें हैं जिसके अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं करता है, हम वो बोल रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। मैंने उसको उस तरह से लिखा है कि आपके इजी पॉइंट्स पहले आ जाए, आपके सिमिलर पॉइंट साथ में हो जाए, मैंने इस तरह से उसको लिखा है। वेरी इजी टू रिमेंबर दिस वे। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। सर कौन से ट्रांजेक्शन के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं करेगा?
अनलेस अग्रीड अपॉन। ठीक है, पहला सर, अगर आप एज अ पार्टनर फर्म के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। उल्टा, अगर आप फर्म की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म से बिना पूछे बेच देते हो। नेक्स्ट सर, हमने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर रखा है, आप ऐसा पार्टनर उस केस को जाके विड्रॉ कर लेते हो। उल्टा सर, हमारे ऊपर किसी ने फर्म के ऊपर केस फाइल कर रखा है, आप पार्टनर जाके बोलते हैं हाँ हाँ हमने गलती करी, दैट इज एडमिट इन लायबिलिटी, नहीं कर सकते। तो देख, पहले 4 पॉइंट के अंदर दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, सेकंड इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज अपोजिट ऑफ थर्ड। तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट 2 पॉइंट भी कोर्ट वाले ही हैं सर, कि सर आपने फास्ट ट्रैक सेटलमेंट के लिए कोई कोर्ट में जो केस था उसको आर्बिट्रेशन में सबमिट कर दिया, दैट इज फास्ट ट्रैक सेटलमेंट। नहीं, अकेला पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा सर, हमारी फर्म को किसी से पैसा लेना था, सपोज 10 लाख रुपए, आप ऐसा पार्टनर जाके उस थर्ड पर्सन को बोलते हो कि काम कर, तू है ना 10 लाख की जगह हमको 4 लाख ही दे, 6 लाख माफ, रेमिशन रेमिशन 6 लाख माफ। ओ भाई क्या कर रहा है, वो फर्म का पैसा है, तेरा पैसा थोड़ी है। एक अकेला पार्टनर जाके ऐसा काम नहीं कर सकता। देन सर, फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम में ओपन करवाना, नहीं, पूरा फर्म बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लोगे, नॉट अलाउड। एंड लास्ट, फर्म के बिहाफ पे किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना, क्या आज से हम साथ में धंधा करेंगे, नॉट अलाउड। सो बेसिकली ए से लेके एच तक के पॉइंट्स है मॉड्यूल के अंदर, जहां पे ये वो ट्रांजेक्शन्स है जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं करता है, ये म्यूचुअल एजेंसी में नहीं आता है, विच इज इंप्लॉय अथॉरिटी में नहीं आता है। सेक्शन 19 सुपर इंपॉर्टेंट। नीचे आता हूं सर, अगेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सेक्शन नंबर 36, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो सेम बिजनेस खुद का ओपन कर सकता है, इट इज अलाउड। पर सर, उसको 3 बातों का ध्यान रखना है, कि वो फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, वो खुद को फर्म का पार्टनर नहीं बताएगा, एंड वो अपनी पुरानी फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हो तो आप एज अ पार्टनर अलग होकर खुद का सेम बिजनेस जो फर्म का था स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 27 भी फॉल कर जाएगा, कि सर इसमें आप रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो, रीजनेबल होना चाहिए, वो सब भी इसमें है। बट आपको मेजरली ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, वेरी 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 इजी। नीचे आता हूं मैं फटाक से, H, second last topic, and we're done with the partnership act also, which is voluntary dissolution। मैंने आपको इंपॉर्टेंट के अंदर 40 से 44 लिखवाया था, उसमें 44 आ चुका है, 40 से 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने वहां पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विच टॉक्स अबाउट वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, या आप उसको ऐसा बोलो, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है। पहला पॉइंट देख कितना आसान है सर, पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि ठीक है यार धंधा बंद कर देते हैं, विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, आप कर सकते हो, इससे इजी पॉइंट तो क्या ही हो सकता है। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41, मतलब आपका जो बिजनेस था दैट इज बेसिकली डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। जैसे एग्जांपल लेते हैं ड्रीम 11 का, ऑल्दो ड्रीम 11 तो कंपनी है बट फिर भी आपको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई फैंटेसी स्पोर्ट्स बैन, तो झक मार के आपको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। इसमें ट्रिकी पॉइंट पता है क्या है, टॉपिक है वॉलंटरी डिसोल्यूशन, उसके अंदर टॉपिक में बोलता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको रीजन बताया कि सर कोर्ट ने आपका फर्म बंद नहीं करा है, कोर्ट ने आपके फर्म के बिजनेस को बंद करा है, तो अकॉर्डिंगली आपको खुद से अब बिजनेस अपना वाइंड अप करना पड़ेगा। एंड हेंस इट इज अंडर वॉलंटरी डिसोल्यूशन बट कॉल्ड एज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ठीक है, आई गेस ये आपको नहीं आता होगा, दिस माइट हैव हेल्प्ड यू। ओके, फिर पॉइंट 42, इसका एक निमोनिक भी है वैसे, मैं आपको बता दूं फटाक से, अगर WACC, अच्छे से लिख दो, WACC, एक एक करके बात करते हैं। एक कौन सा था सर, बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये कंटिंजेंसी वाला पॉइंट, और ये विल वाला पॉइंट, WACC। इसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, रट्टा मारना हो तो, मैं आपको लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ ऑल्दो, बट फिर आपको लगता है नहीं सर याद करना है, तो आप WACC से याद कर सकते हो। ठीक है, 42 पे आते हैं, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, समथिंग अनसर्टेन। तो देख अनसर्टेन चीजें हो रही है, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, मान लो 2 ही पार्टनर है और एक पार्टनर मर गया या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भाई एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप हम नहीं चला सकता ना, तो हम बंद कर देंगे। उसके अलावा क्या लिखा है सर, सर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड था और फिक्स पीरियड खत्म हो गया, या फिर सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिस के लिए हमने फॉर्म ओपन किया था धंधा करने के लिए, वो धंधा खत्म हो गया, हमने वो काम कर लिया। सर याद कैसे करेंगे, कितना इजी याद करना, देख, दीज टू बेसिकली आर योर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप,
fixed period and particular partnership. These two are basically पार्टनर्स का मरना या इंसॉल्वेंट होना. तो दो दो करके इट इज वेरी इजी टू रिकॉल दैट वे. फाइनली द लास्ट वन 43 सेक्शन नंबर 7 में आपने पढ़ा हुआ है दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्टनरशिप विल. चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कभी भी कोई भी एक पार्टनर राइटिंग में बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि भाई फॉर्म को बंद करो, और फॉर्म को बंद करना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई द नेम विल, इच्छा. ठीक है. तो ये चारों मिला के आपका सेक्शन 40 से 43 होता है. दैट इज वॉलेंट्री डिसोल्यूशन विच इज विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. नीचे आता थोड़ा सा बोनस. बोनस एक और बोनस सर, हर चैप्टर में बोनस दे रहा हूं मैं आपको. अगेन अनहर्ड क्वेश्चन, इग्नोर्ड क्वेश्चन, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे आप इसके लिए यूज कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए. यूनिट नंबर 3 के अंदर फर्स्ट पेज फर्स्ट टॉपिक राइट हैंड साइड टॉप पैराग्राफ, मॉड्यूल में मेरी मेमोरी के हिसाब से. ठीक है सर. क्या बोलता है? फर्म के रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत इजी है, आपको बस एक बार नजर मारनी होती है. इसको आप आराम से लिख कर आ सकते हो पैराग्राफ फॉर्म के अंदर. जी बेसिकली सेज सर पार्टनरशिप फर्म एक स्टेटमेंट सबमिट करेगी अलोंग विद द फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. ध्यान से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. आरओसी तो होता है एलएलपी और कंपनी के लिए, फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए भी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. ओके. तो एक स्टेटमेंट सबमिट करना है. जिस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा सर? वो बेसिक बातें, पार्टनरशिप डीड वाली. फर्म का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है, उनका नाम क्या है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है. ये बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट सिग्नेचर करके सारे पार्टनर्स का अलोंग विद द फीस सबमिट करना है रजिस्टर ऑफ फर्म को. रजिस्टर ऑफ फर्म चेक करेगा, सब कुछ बराबर लगेगा तो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी. ऑल्दो आपको पता होना चाहिए सर फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. ऑल्दो वी डू हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69, बट फिर भी आपको रजिस्टर करवाना है बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. आप इस प्रकार से रजिस्टर करवा सकते हो. नहीं आया एग्जाम में आज तक, मैंने बोनस करके आपको दे दिया, मे भी आपको शायद फायदा हुआ होगा. एंड वी आर डन विद पार्टनरशिप एक्ट. वाओ, 45 पे खत्म किया था, अभी हो रहा है 56. 11 मिनट, लेजिट 11 मिनट्स, एंड वी आर डन विद पार्टनरशिप एक्ट. मैंने पानी नहीं पिया, 1 घंटा हो गया, बट एक्सपेक्ट मैं सब इतना कर रहा हूं दैट दिस सेशन इज बेनिफिशियल. आपको फटफट सब रिकॉल हो रहा है, आपको याद भी हो रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव मोटो और ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं. 2 चैप्टर खत्म हो गए, लेस देन 1 आवर. प्लीज डू लाइक द वीडियो. ठीक है. सब्सक्राइब करना चैनल को अब तक नहीं करा, दैट इज माय ओनली मोटिवेशन, बिकॉज मैंने अब तक इतना देखा है कि विद इन जस्ट 3 डेज मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर अराउंड 3500 व्यूज पहुंच चुके हैं, बट सब्सक्राइबर्स सिर्फ 300 हैं. हद हो गई यार, 3500 लोग देख रहे हैं, 10% लोग भी सब्सक्राइब नहीं करे चैनल. दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. कमेंट्स तो 100-150 कमेंट्स हो चुके हैं, बट नहीं, सब्सक्राइब नहीं है. तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है. ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू मेकिंग द वीडियो. कोई मोनेटाइजेशन तो है नहीं वीडियो के अंदर. ठीक है. नीचे आते हैं फटाक से. एलएलपी एक्ट 2008, माय थर्ड चैप्टर इन लेस देन 1 आवर. 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बताया था आपके एग्जाम के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल एलएलपी जो इंपॉर्टेंट हमेशा से ही है, 21TA. उसके अलावा ये 2 डेफिनेशन और आज तक एग्जाम में नहीं आया, 100% चांसेस आपके एग्जाम में आने के. जिसमें फर्स्ट वन दिख रहा है मुझे, डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. एक बार मैं याद करवा दूंगा, ध्यान से सुनना. डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी एक्ट के अंदर क्या आता है? इंक्लूड्स इंडिया का कंपनी, इंडिया के बाहर का कंपनी, इंडिया का एलएलपी, इंडिया के बाहर का एलएलपी. 4 पॉइंट 1 सेकंड में याद हो जाता है, वापस भोगता हूं मैं. इंडिया का कंपनी, इंडिया के बाहर का कंपनी, इंडिया का एलएलपी, इंडिया के बाहर का एलएलपी. कितना इजी है, देख कैसे लिखा हुआ है. कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब भारत का कंपनी. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर का कंपनी. एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, मतलब इंडिया के एलएलपी. एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. और एक बार में याद होता है भाई, अगर तू पहली बार भी पढ़ रहा है ना, एक बार में याद होगा. सर क्या नहीं आता बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर एज पर एलएलपी? सर कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता, जिसका मतलब घंटा आपको नहीं पता है. ठीक है, बताएगा मैं, चिल. दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता बिकॉज उसका खुद का अलग से सेपरेट एक्ट होता है. और ऐसा कोई भी दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट जो सीजी बोल दे कि भाई तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं एलएलपी के हिसाब से, तो तू नहीं. द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, सर कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है? ऑल्दो एग्जाम के लिए इररिलेवेंट, आपकी मॉडल में सिखाया भी नहीं है, बट आपको अगर लॉजिकली पढ़ना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा सकता हूँ. कॉर्पोरेशन सोल बेसिकली एक लीगल एंटिटी ही होता है. आप ऐसे समझ लो, एक कुर्सी होती है, कुर्सी.
ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल समझने की समझ लो कि एक कुर्सी होती है, वो कुर्सी पे कोई बैठता है, फिर वो जाता है, कोई दूसरा आदमी आता है, फिर कोई जाता है, दूसरा आदमी आता है, कुर्सी वहीं रहती है, आदमी बदलते रहते हैं। उसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉर्पोरेशन सोल। ऐसे नॉलेज के लिए बता, ठीक है, वेरी श्योर आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो चार चीजें हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में आती है, तीन पार्ट है जो डेफिनेशन में नहीं आते, तो मैंने ग्रीन और रेड ऐसे बना के लिखा है जिससे आपको याद करना बहुत ईजी हो जाए। बाजू में तो फटाक से फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल केस में क्या होता है सर, छोटे बच्चे को भी पता है सर, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। पर आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है अगर 30 सितंबर के बाद, म्हणजे 1 अक्टूबर और ऑनवर्ड्स, इन दैट केस आपका फाइनेंशियल होगा ईयर, आप पैदा हुए उस दिन से लेके आने वाला 31 मार्च, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मार्च। इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लॉजिक क्या सर, मां कसम लॉजिक क्या, वो तो मॉड्यूल में लिखा ही नहीं है। यार एक बात समझ, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपका क्या ही सेल्स होगा, क्या ही परचेज होगा, क्या ही ट्रांजेक्शंस होंगे, क्या ही प्रॉफिट होगा। व्हाट सेंस डज इट मेक टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सच स्मॉल फाइनेंशियल ईयर? एंड हेंस हमने उस फाइनेंशियल ईयर को बड़ा कर दिया, उस स्कोप को बड़ा कर दिया। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इन केस आपको पहली बार में नहीं समझा तो, कि सर अगर मेरा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 30 सितंबर के बाद, मतलब 1 अक्टूबर और ऑनवर्ड्स, इन दैट केस मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा जब मैं पैदा हुआ वहां से आने वाले 31 मार्च तक। इजी, ठीक है। आगे एक मस्त एग्जांपल लेते हैं सर, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ डेजिग्नेट पार्टनर, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल। सपोज एक एलएलपी है, इन्फिनिटी वाटरटेक एलएलपी, उसके अंदर दो पार्टनर्स हैं, एक ऐसे नाम लिखा है मैंने, मिस्टर स्ट्रेल और एक मिस्टर सुमित, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स, दो पार्टनर्स हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कैसे लोग होने चाहिए, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, हम वो सीखने की ट्राई कर रहे हैं। तो सर तीन बातें लिखी हुई है। पहला, सर एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और वो इंसान होना चाहिए। सर ऐसा आप अलग से इंपैक्ट डाल के क्यों बोल रहे हो कि इंसान होना चाहिए? सर बिकॉज एज पर एलएलपी एक्ट, पार्टनर ऑफ एलएलपी तो इंडिविजुअल, बॉडी, कॉर्पोरेट कोई भी हो सकता है, पर डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल इंसान ही हो सकता है। तो एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, इंसान होंगे, इंडिविजुअल होगा, बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। एंड लास्ट पॉइंट, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर में कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा होगा जो रेसिडेंट इन इंडिया है। रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, वी ऑल नो दिस, 120 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए, दैट वी ऑल नो। तो दिस मेक्स इट वेरी इजी, ठीक है, मतलब बेसिक है ना यार, ठीक है, बेसिक है। नीचे सर अगर वो वाला केस है कि एक एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, बिकॉज पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, डेजिग्नेट पार्टनर नहीं हो सकता। सर एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है और एक इंडिविजुअल पार्टनर है, या दोनों बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है, तो क्या करने का? सर इन दैट केस उस बॉडी कॉर्पोरेट को अपॉइंट करना पड़ेगा एक नॉमिनी, एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल सकते हैं। बिकॉज अगेन घूम फिर के बात वही हो गया कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल ही होना चाहिए। सिंपल, एकदम बेसिक है, ठीक है, वेरी इजी, सुपर इंपॉर्टेंट। आपको ये पूछू क्या, चल मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए, कि सर एग्जैक्टली नहीं आता होगा, 90% ऑफ द क्राउड को नहीं आता होगा, सर हाउ इज डेजिग्नेटेड पार्टनर डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनर? अयो ये तो सोचा ही नहीं कभी, मैं सिखाता हूं। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर बेसिकली इस, ऐसा समझ लो, कंपनी के डायरेक्टर की जैसा होता है। ही इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। और लीगल कंप्लायंस एलएलपी में बहुत कम होती है, 3 ही होती है वैसे, बट जो भी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीपी होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। मतलब पार्टनर रूटीन काम करेगा, बट डीपी लीगल कंप्लायंस देखेगा। और अगर आपने लीगल काम में हगा, कुछ नॉन कंप्लायंस करा, तो पार्टनर को नहीं पकड़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को पहले पकड़ेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने सिखाया। नेक्स्ट, सी, आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ सर, विच हैपेंस टू बी एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। मैंने पॉइंट्स को इस तरह से लिखा है, ऊपर नीचे करके आपकी मॉडल से कंपेयर करके, टू मेक इट मोर इजी फॉर यू टू रिमेंबर। पहला, इजी टू फॉर्म, दूसरा इजी टू डिसॉल्व। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना कंपनी से ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, और एलएलपी को बंद करना कंपैरेटिव कंपनी ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, अरे नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है मुझे,
पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने आपको अभी भी सिखाया था, लीगल फॉर्मेलिटीज एलएलपी में बहुत कम होती है, मतलब इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। सर कैपिटल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है विद रिस्पेक्ट टू आप कितना डेट रेज कर रहे हो, कितना पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देख, फ्लेक्सिबल वाले 2 पॉइंट हो गए। लास्ट और भी फ्लेक्सिबल पॉइंट जैसा ही है सर, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन एन अग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स अपने हिसाब से वो एलएलपी अग्रीमेंट बना सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। एक बारीक बात बताऊं जिसमें आपका शायद ध्यान कभी गया नहीं होगा, बारीक बात, बारीक ऐसे दिमाग में आगे तो बता देता हूं। सर पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप डीड होता है वैसा एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट होता है, वी नो दिस। सर पार्टनरशिप डीड कैन बी वर्बल और रिटन, दोनों चलता है। एलएलपी अग्रीमेंट हैज टू बी रिटन। ऐसे ही बारीकी बता दी मैंने, दिमाग में आया तो ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट आई गेस, और आपका एलएलपी भी खत्म हो गया सर। आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट यू कि आपको एक बार सेक्शन 17 का मॉड्यूल से, एक बार नहीं आई गेस 2 बार ये कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत इजी कर दिया चार्ट बना के उसको समझाना, बट आपको ये चार्ट समझ के उसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप खुद की लैंग्वेज यूज कर पाओगे सेक्शन 17 के अंदर, इट इज ओके, बट आपका 1-2 बार रीड करा हुआ होना चाहिए मॉड्यूल का कंटेंट, ठीक है। बट दिस विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। एलएलपी के चैप्टर के अंदर लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक यही है आपकी मॉड्यूल में। इसके बाद तो डिफरेंस बिटवीन है एलएलपी पार्टनरशिप और एलएलपी और कंपनी का, ठीक है। प्लीज एक बार मॉड्यूल में से पढ़ना पड़ेगा, ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप सब मेरे नोट्स में से करके जाओ, इट इज फाइन, बट ये टॉपिक मॉड्यूल में से पढ़ना प्लीज, ठीक है। पिंक की प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। स्टेप बाय स्टेप देखना। पहला, सर एक एलएलपी ने एप्लीकेशन करा आरओसी को फॉर अ नेम विच इज फ्रेमस्कार्ट। आरओसी ने उस नाम को अप्रूव कर दिया, इज माय सेकंड स्टेप, एंड हेंस उस एलएलपी ने अपना नाम बना लिया फ्रेमस्कार्ट एलएलपी। जैसे ही फ्रेमस्कार्ट एलएलपी बना, लेंसकार्ट को मिर्ची लगी, मिर्ची कि ये तो मेरे नाम से रिजेंबल करता है। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर लेंसकार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है कि ब्रो फ्रेमस्कार्ट को बोल के अपना नाम बदले। ये बोलने का काम आप 3 साल के अंदर कर सकते हो। 3 साल कहां से सर? फ्रेमस्कार्ट एलएलपी पैदा हुआ वहां से। विद इन 3 इयर्स लेंसकार्ट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा सीजी को कि फ्रेमस्कार्ट को बोलो नाम बदले। सपोज सीजी को एप्लीकेशन लेंसकार्ट का बराबर लगा कि हाँ यार नाम रिजेंबल करता है, नाम मिलता जुलता है, मे बी इट कैन कंफ्यूज द पीपल ऑफ कस्टमर्स ऑफ लेंसकार्ट के फ्रेमस्कार्ट भी वही है। तो सीजी इसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्शन देगा फ्रेमस्कार्ट को, नाम बदल, फटाक से नाम बदल। फटाक से मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब सीजी ने डिसाइड करा, डिसाइड करने के बाद सीजी फ्रेमस्कार्ट एलएलपी को 3 महीना देगा नाम बदलने के लिए। अब 2 केस हो सकते हैं, फ्रेमस्कार्ट नाम बदल लेगा या फ्रेमस्कार्ट नाम नहीं बदलेगा। सर फ्रेमस्कार्ट नाम नहीं बदलने का कारण क्या हो सकता है? यार अल्टीमेटली एक बात समझ, इस पूरे टॉपिक के अंदर गलती किसकी है? आरओसी की है ना। हमने तो आपसे पूछ के ही नाम लिया ना आपसे। आप पढ़ोगे सी इंटर में टॉपिक कॉल्ड एज रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी करके एक फॉर्म होता है, आपको सबमिट करना होता है और आरओसी उसको अप्रूव करता है फिर आपके नाम को। तो मैंने आपसे पूछ के ही नाम लिया ना। आपको उस टाइम बोल देना चाहिए था कि नहीं मुझे दिक्कत है नाम के अंदर। आप आगे जाके क्यों बोल रहे हो? मैं तो कितने से ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट कर दिया। तो मे बी फ्रेम्स का गुस्सा है, वो नाम ना बदले अपना। तो वी हैव बोथ दी ऑल्टरनेटिव्स कि पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा। पहले केस के अंदर फ्रेमस्कार्ट एलपी चुपचाप मान लेता है सीजी की बात और 3 महीने के अंदर नाम बदल देता है। जैसे ही आपने नाम बदला, आपको इन्फॉर्म करना है आरओसी को, ठीक है, आपको एरो दिख रहा होगा। नाम बदलने के 15 दिन के अंदर कि भाई मैंने नाम बदल लिया, और मैंने बदला क्यों? बिकॉज सीजी ने बोला था। ये आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर आरओसी विल मेक चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाद में आपको बताएगा, फिर आप 30 दिन के अंदर चेंज करोगे, वो सब ठीक है। सेकंड केस, सर फ्रेमस्कार्ट एलएलपी नाम बदलने से मना कर देता है, नहीं बदलेगा सर, मेरी क्या गलती थी, नहीं बदला नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपको कोई भी नाम चिपका देगा। इट कैन बी XYZ कार्ट एलएलपी, मां कसम। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम परमानेंट हो गया आपका, ठीक है, आप उसको बदल सकते हो सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से। तो भाई पहले ही बदल लेता, तो ये सब नाटक नहीं करने पड़ते। कितना अजीब लगेगा, दुकान के बाहर लिखा हुआ है XYZ कार्ट एलएलपी, वेरी वेरी वियर्ड, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप नाम बदल लो, नहीं तो सीजी आपका नाम खुद बदल देगा, ठीक है। पर वो परमानेंट नहीं, उसको आप चेंज कर सकते हो। लास्ट टॉपिक एंड वी आर डन विथ एलएलपी, माय थर्ड चैप्टर। टाइम कितना हुआ? 1 घंटा और 9 मिनट।
मतलब एलएलपी को तो अपन ने 10 मिनट के अंदर ही वाइंड अप कर दिया। वाह, सुपर एफिशिएंसी। यहाँ पे फोकस करना एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। सी इंटर में आया था 2 टाइम पहले, आपके अटेम्प्ट में आ सकता है। एलएलपी वर्सेस एलएलसी, मतलब एलएलपी वर्सेस कंपनी। पहला पॉइंट, कितना छपरी है सर। एलएलपी को गवर्न करता है एलएलपी एक्ट 2008, कंपनी को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। एलएलपी के अंदर जो लोग हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं, कंपनी के अंदर लोग हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। एलएलपी के अंदर कामकाज होगा एज पर एलएलपी अग्रीमेंट, जो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा, और कंपनी के अंदर काम होगा एज पर कंपनीज एक्ट, एमओए, एओए, ऑल दोस थिंग्स। एलएलपी को अपने नाम के पीछे लगाना पड़ेगा या तो एक्रोनिम एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा। कंपनी को लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एज द केस में बी, व्हाटएवर इट इज। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनर्स की बात करें सर, एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 सबको आता है, मैक्सिमम में कोई लिमिट ही नहीं है, ये आपको शायद ना आता हो। कंपनी के अंदर डिपेंड करता है सर कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी के अंदर 7 से लेकर अनलिमिटेड। लायबिलिटी सर दोनों में लिमिटेड ही होता है, यहाँ पे एज पर अग्रीमेंट, और यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सी टाइप की कंपनी है। मैनेजमेंट, पार्टनर्स काम संभालते हैं, डायरेक्टर्स काम संभालते हैं, डेली वाला। मिनिमम नंबर ऑफ डीपी और डायरेक्टर अभी भी पढ़ के आए सर ऊपर सेक्शन 7 के अंदर। एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कंपनी में डिपेंड करता है, प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी कम से कम 3 डायरेक्टर। एंड वी आर डन विथ एलएलपी। तालियां 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 खुद के लिए और शायद मेरे लिए, ठीक है, जो नॉन स्टॉप बोल रहा है मोर देन 1 hour 10 minutes, whatever it is. Took us I guess 45 minutes for Companies Act, took us 15 minutes for partnership, took us 10 minutes for LLP, and 1 hour and 11 minutes in total, and we are done with 3 chapters के सारे वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे वो टॉपिक्स। लास्ट वन फॉर दिस वीडियो आई गेस, विच इज एलएलपी के बाद वाला, विच इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इसके अंदर, मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर, और तीनों क्वेश्चन ये रहे ए, बी एंड सी। उसके बाद तो फिर नेगोशिएबल है, जो मैं आपको आई थिंक इस लेक्चर में नहीं करवा रहा हूँ, आपको कल अपलोड करके देगा मैं। आओ फटाक से यहाँ पे आते हैं। पहले दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं आए, तीसरा आ चुका है, मतलब एक बार आ चुका है, दूसरे बार आने के चांसेस है। पहले दोनों आज तक एग्जाम में नहीं है, आएगा सब ब्लैंक हो जाएंगे, सब ब्लैंक। और आने की चांसेस पता है क्यों ज्यादा है? बिकॉज यार मई 24 से लेके अब तक आपकी अटेम्प्ट था मई 26 तक, कितने सारे अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, ऑलमोस्ट 5, 6, 7 अटेम्प्ट। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, 10 पेज का चैप्टर है, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये वो क्वेश्चन जो आज तक नहीं आए, बट आ सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको नॉर्मल वाले आते हैं यार कि हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक है, वो सब आरओसी क्या होता है, आईबीबीआई क्या होता है, आता है एमसीए क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ जो आज तक नहीं आया। पहला, पर्पस ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पहला पॉइंट हम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिखा है मैंने, आपको याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली। पर्पस क्या हम जो पढ़ रहे हैं उसका, provide a set of uniform rules and regulations that will govern the conduct of people interacting with each other in personal as well as business relationship. पर्सनल मतलब समझ लो आप मियाँ बीवी की बातें कर रहे हैं, और बिजनेस मतलब समझ लो धंधे की बात कर रहे हैं। तो एक 4 दीवार बना रखी है, उस आपको 4 दीवारी के अंदर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, 4 दीवारी। नेक्स्ट, लॉ क्या होता है एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ आपको शायद आता हो, लॉ क्या होता है एज पर दिस लैंग्वेज आपको शायद ना आता हो। बहुत इजी, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government for securing welfare and providing justice to society, कि अगर आप एक गलत काम करोगे तो आपके साथ ये होगा, आपको किस तरह से काम करना है, आप क्या करोगे, आप क्या नहीं करोगे, यही तो लॉ होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government, जो लॉ पास करता है, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। सर प्रोसेस क्या? सर लॉ प्रपोज होता है बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर, उसको तो बिल बोलते हैं, बिल, बिकॉज वो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट रफ होता है, उसको बिल बोला जाता है। फिर आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट लोकसभा में पास होता है, जो अपन टीवी पे देखते हैं, लड़ते रहते हैं, जूता फेंकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इट गेट्स पास्ड इन राज्यसभा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट, सहमति मिलता है, वो साइन करते हैं उसके ऊपर, एंड अल्टीमेटली वो ऑफिशियल गजेट के अंदर ऐसे पब्लिश हो जाता है, एंड तब हम बोलते हैं कि लॉ बन गया, लॉ पास हो गया, और उसको फिर एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस मैं वापस बोल रहा हूं एक बार, लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट, उसको बिल बोलते हैं। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट सर ने साइन करे, और फिर वो ऑफिशियल गजेट के अंदर, भारत के राजपत्र के अंदर वो छप के बाहर आ गया, एंड अब उसको एक्ट बोला जाएगा, अब बिल नहीं बोलेंगे।
लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो जहां पे हम इसको समाप्त कर देंगे लेस देन 1 hour 20 minutes के अंदर आई गेस, विच इज टाइप्स ऑफ लॉज। बहुत पहले एग्जाम में आया था, वापस आने के चांसेस। 4 पार्ट्स हैं। क्रिमिनल लॉ आई गेस सबको आता है, गवर्न बाय आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1973। आईपीसी बताता है कि ये जुर्म है, ये गलत काम है, और इस गलत काम की पनिशमेंट क्या है, ये आईपीसी बताता है। वो पनिशमेंट आप किस तरह काटोगे वो सीआरपीसी बताता है। मतलब आपने कुछ छोटा मोटा कांड किया तो आपको जेल में डाल देंगे, आपको जेल में जाके चिल करने का, फ्री में खाना, फ्री में स्टे। बट अगर आपने बड़ा कांड करा, इन दैट केस आपसे जेल के अंदर काम करवाया जाता है, उसके पैसे भी मिलते हैं, बट आपको काम करवाया जाता है। अब आपसे काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे वो सब सीआरपीसी डिसाइड करता है। एग्जाम्पल चिपका के आ जाने का, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड एटसेट्रा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सिविल लॉ, दैट इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे कोर्ट का मकसद है, मकसद नहीं भूलना है क्या बोल रहा हूं मैं, जिसमें कोर्ट का मकसद है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। वी डोंट वांट टू पनिश यू, वी वांट के बस सेटल हो जाए यार, मतलब सुलझा दें उसको। गवर्निंग सीपीसी 1908, एंड ऑब्वियसली लास्ट में एग्जांपल क्या जाने के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा, मियां बीवी का झगड़ा, बेसिकली जो भी है तो सिविल लॉ के अंदर जाएगा। देन वी हैव कॉमन लॉ, बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंट या केस लॉ, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे उसको आप कॉमन लॉ बोलते हो। ऐसा ही जजमेंट अगर, जो केस लॉ की बात करें, ऐसा जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का आता है तो वो पूरे इंडिया में बाइंडिंग होता है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा अगर सेम फैक्ट्स ऑफ द केस रिपीट होते हैं तो किसी केस के अंदर। और वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट डिसाइसिस, दैट इज स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। मतलब अगर सेम केस वापस से होता है तो उस केस के अंदर आपको जजमेंट वही देना है जो प्रीवियस केस में दिया था, इफ इट इज सिमिलर विद ऑल रिस्पेक्ट्स, केस सिमिलर है तो। ठीक है, ऑन ऑल फोर लेग्स ऐसा कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है। लास्ट वन जहां पे अपना वीडियो अपन खत्म कर देगा, विच इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 3 लैटिन लिखे हैं, आपको तीनों एग्जाम में लिखे आने पड़ेंगे। जस्ट नेचुरल, जिसका मतलब ही होता है नेचुरल जस्टिस। नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, अयो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। सर आप खुद के केस में खुद के वकील बन सकते हो पर खुद के जज नहीं बन सकते। ये तो ऐसे ही हो गया है, आप कॉपी लिख रहे हो और आप उसको चेक कर रहे हो, फुल फुल मार्क्स नहीं, नॉट अलाउड। लास्ट में ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ये तो वही है ना, आरओबीएच। आपको कोई भी सजा सुनाने से पहले सामने वाली पार्टी को सुनना पड़ेगा, उसको सुनने के बाद ही आप सजा सुना सकते हो। दैट इज हियर द अदर पार्टी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। डन डन डन, टुक अस 5 मिनट्स, 45 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5-7 मिनट। डन, 4 chapters, 1 video of 1 hour 18 minutes। एनआईए अपन नेक्स्ट उसमें कर रहे हैं और आपका सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ अब सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मैं आपके, ठीक है, और आपको छोड़ दूंगा, विच इज, सर हमको चाहिए ये नोट्स, मां कसम। इन दैट केस मैं अभी तुरंत नहीं डालूंगा, पर मैं कल सुबह उठ के इसका लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बट उसके पहले मुझे बताना कमेंट के अंदर आपको ये चाहिए भी नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ एंड यू डोंट गिव अ डैम। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यस, एक बार कमेंट कर देना इन केस यू वांट दीज नोट्स, तो मैं उसका लिंक डाल देगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको बेसिकली देख सकते हो। आप अगर बहुत सारे बच्चों को मैसेज किया कि सर अगर सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें तो पास हो जाएंगे क्या, द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस, पास हो जाएंगे। बट देन आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो रिवीजन लेक्चर में ले रहा हूँ पार्ट 1 और फिर बाद में जो लूंगा पार्ट 2, और एग्जाम के पहले जो मैराथन लेक्चर लूंगा 4 घंटे का, सिर्फ इतना आपने देख लिया तो यस आप पास हो जाओगे। तो उसका टेंशन छोड़ दो, पास होंगे नहीं होंगे इतना सा करके हो जाओगे। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको समझा दूंगा, इतना मैं 7.5 साल के अंदर सीख चुका हूं कि मुझे आपके दिमाग में चीज को कैसे डालना है। आपके एंड से सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चाहिए चैनल का, जो मेरे हिसाब से आपने अब तक कर देना चाहिए। कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, शेयर कर देना प्लीज अपने दोस्तों के साथ। दिस इज अ न्यू चैनल, आई ऑब्वियसली नीड एंगेजमेंट टू गो फर्दर एंड मोटिवेशन टू गो फर्दर। सो या डू सब्सक्राइब द चैनल, अब तक नहीं करा तो ठीक है, 10% लोगों ने करा अब तक सिर्फ सब्सक्राइब देखने वालों में से, एंड शेयर इट एंड लाइक ऑब्वियसली एंड कमेंट टू। तो डन विद द लेक्चर, फर्स्ट पार्ट बहुत मजा आया, बहुत एफिशिएंट थे हम, बहुत इफेक्टिव थे हम। फटाक से पार्ट 2 कल का कल अपलोड कर देंगे और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन लेक्चर खत्म हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, 1 घंटा 19 मिनट एंड वी आर डन। बाय, जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, टाटा।